Good evening friends, it's the 14th part of most important MCQ series. In this video lecture friends, we will discuss some most important MCQ. So without wasting time, let's start. First question we have here friends. जो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, who is known as the name of Sage of Highgate? Sage of Highgate के नाम से किसे जाना जाता है? So friends, we have here options: William Wordsworth, S.T. Coleridge, John Keats, P.V. Shelley. So फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एस.टी. कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज जो हैं उनको सेज ऑफ हाईगेट के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि सेज ऑफ हाईगेट के नाम से क्यों जाना जाता है। वाई डिड ही, या बोल सकते हैं वाई वॉज ही नॉन एज द नेम ऑफ हाईगेट, सेज ऑफ हाईगेट। तो सेज ऑफ हाईगेट के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि बोल सकते हैं इट्स अ प्लेस वेयर ही लिव्ड, यह वो स्थान था जहां वो क्या करते थे, रहते थे। तो फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन आपके लिए यहां पे बनता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, वेयर डिड ही लिव, वेयर डिड एस.टी. कॉलेरिज लिव। तो एस.टी. कॉलेरिज कहाँ रहते थे, ये क्वेश्चन आपके लिए। और इसके अतिरिक्त बात करें फ्रेंड्स तो ये जो चार यहाँ पे पोइट हैं ये कौन सी एज से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं रोमांटिक एज से, रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है 1798 टू 1837, जो कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। तो यहाँ पे जो बात करें, जो चार ऑप्शंस हमारे पास हैं, इसमें जो पहला ऑप्शन है विलियम वर्ड्सवर्थ, तो इनके लाइफ स्पेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये चार के चार रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। तो जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इनका लाइफ स्पेन जो है, इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 7 अप्रैल 1770 को, 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ था और 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ होती है। इसके अतिरिक्त ये पोएट लॉरेट भी रह चुके हैं। कब बने ये पोएट लॉरेट? 1843 में, 1843 टू 1850 तक ये पोएट लॉरेट रहे थे। उसके बाद टेनिसन जो थे वो पोएट लॉरेट बने। दूसरा ऑप्शन है एस.टी. कॉलेरिज। एस.टी. कॉलेरिज की बात करें तो इनका जो लाइफ स्पेन की बात करें तो 1770 से है, इनका 1772 से है फ्रेंड्स। विलियम वर्ड्सवर्थ का 1770 से है, तो एस.टी. कॉलेरिज का 1772 टू 1834, 1834 तक है इनका, 1772 से 1834। अब बात करें जॉन कीट्स की तो इनको बोला जाता है लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई, यानी कि 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसलिए कहा जाता है इनको लास्ट टू बोर्न फर्स्ट टू डाई। कहने का मतलब है जन्म तो इनका सबसे लेट में हुआ और डेथ इनकी सबसे पहले हो गई। और बात करें पी.वी. शैले जो कि आइकोनोक्लास्टिक भी कहे जाते हैं, और इनके लाइफ स्पेन की बात करें तो 1792 टू 1822 इनका लाइफ स्पेन है। तो फ्रेंड्स इसके अतिरिक्त रोमांटिक एज में जो बात करें तो एस.टी. कॉलेरिज और विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको पता है, जो इन्होंने कोलैबोरेशन में लिखा था लिरिकल वैली, तो 1798 लिरिकल वैली की जो पब्लिकेशन ईयर है वो आपको भली भांति उसके बारे में पता होगा। हम ऑलरेडी इसके बारे में बता चुके हैं अपनी पिछली वीडियोज में भी कि इसमें टोटल 23 पोम्स थी और जिसमें 19 पोएम्स जो लिखी गई थी वो विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा और 4 जो लिखी गई थी एस.टी. कॉलेरिज के द्वारा लिखी गई थी। और जो इस लिरिकल वैली में जो पहली पोम थी वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर जो कि एस.टी. कॉलेरिज के द्वारा लिखी गई थी, और लास्ट जो थी टिंटन एबे जो कि किसके द्वारा लिखी गई, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, हु इज कॉल्ड द डिकेंस ऑफ एलिजाबेथन एज। अब डिकेंस ऑफ एलिजाबेथन एज किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शंस जो हमारे पास हैं उसमें डेलेनी है, थॉमस डेकर हैं, टॉमस नेस, रॉबर्ट ग्रीन। तो फ्रेंड्स जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो
डिकेंस ऑफ एलिजाबेथन एज कहा जाता है, एलिजाबेथन एज का डिकेंस किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है ऑप्शन बी थॉमस डेकर को। थॉमस डेकर ये वही हैं जिन्होंने ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी लिखी थी, ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी, और उस ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी का नाम क्या था ये आपको बताना है। थॉमस डेकर जो कि ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी लिखी थी और उस ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी का नाम क्या था वो आपको बताना है फ्रेंड्स। व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट ग्रेटेस्ट सिटी कॉमेडी, यू विल हैव टू टेल। नाउ फ्रेंड्स टॉक अबाउट लास्ट टू प्ले राइट बोलेंगे इनको, अदरवाइज ड्रामेटिस्ट बोल सकते हैं क्योंकि ये जो हैं यूनिवर्सिटी विट्स में से हैं, थॉमस नेस और रॉबर्ट ग्रीन। और इसके अतिरिक्त बात करें, अगर ये फर्स्ट के 3 की बात करें तो ये जाने जाते हैं न्यूगेट नोवेल्स के लिए। न्यूगेट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, न्यूगेट नोवेल्स के लिए जाने जाते हैं। न्यूगेट ये थी इंग्लैंड की एक क्या थी, एक जेल थी, बिगेस्ट प्रिजन ऑफ इंग्लैंड बोल सकते हैं, जो कि न्यूगेट नोवेल जो हमने यहाँ पे वर्ड दिया था टर्म न्यूगेट नोवेल्स, ये न्यूगेट नोवेल्स को क्रिमिनल नोवेल्स भी कहा जाता है, जिसमें डेलेनी, डेकर और थॉमस नेस जिसके लिए जाने जाते हैं। तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास यहाँ पे है, और रॉबर्ट ग्रीन ने भी एक पैम्पलेट लिखी थी, पैम्पलेट लिखा करते थे ये भी, तो कौन सी लाइफ पे लिखा करते थे ये आपको बताना है कि ये जो पैम्पलेट्स लिखा करते थे तो कौन सी लाइफ पे लिखा करते थे, जैसे लोअर मिडिल क्लास होती थी या लो लाइफ होता था, तो इस टाइप से कौन से उस पे ये पैम्पलेट्स लिखा करते थे ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट वर्क रिटन ऑन लोअर मिडिल क्लास इन इंग्लैंड। अब जो फर्स्ट वर्क है लिखा गया है किस पे, लोअर मिडिल क्लास पे। इंग्लैंड में जो पहला वर्क लिखा गया लोअर मिडिल क्लास पे कौन सा है, जैक ऑफ न्यूबेरी, द जेंटल क्राफ्ट, द शू मेकर्स हॉलीडे, जैक वेल्टन। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा द जेंटल क्राफ्ट हो जाएगा। जेंटल क्राफ्ट जो कि 1597-98 जो कि इसका पब्लिकेशन डेट है, तो ये लिखा गया था किसके द्वारा, जेंटल क्राफ्ट लिखा गया था डेलेनी के द्वारा, जो अभी हम बात कर रहे थे डेकर और डेलेनी के बारे में। तो डेलेनी लिखा था इसको, डेलेनी। तो इनका वर्क था ये जेंटल क्राफ्ट, जो कि फर्स्ट वर्क रिटन ऑन लोअर मिडिल क्लास इन इंग्लैंड। अब बात करते हैं जो ग्रेटेस्ट वर्क था वो किसके द्वारा लिखा गया था लोअर मिडिल क्लास पे। तो जो लोअर मिडिल क्लास पे जो ग्रेटेस्ट वर्क लिखा था वो लिखा था थॉमस डेकर ने लिखा था। किसने लिखा था फ्रेंड्स, थॉमस डेकर ने लिखा था, और वो क्या था, द शू मेकर्स हॉलीडे करके था। फर्स्ट ग्रेटेस्ट वर्क written on lower middle class in Elizabethan age, the shoemaker's holiday। और जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है द जेंटल क्राफ्ट। और जेंटल क्राफ्ट के अतिरिक्त बात करें, जैक ऑफ न्यूबेरी जो है ये भी डेलेनी ने लिखा था, जो कि डेलेनी ने जेंटल क्राफ्ट और जैक ऑफ न्यूबेरी दोनों इन्होंने लिखे थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है, It is my house. It's the question of grammar. It is my house. What is my? अब ये जो my यहाँ पे वर्ड है in this sentence, ये है क्या? What is my in this sentence? तो जो my वर्ड है वो क्या है, यानी कि हमें वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम, पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितनी होती हैं, 8 टाइप्स की होती हैं, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन एंड इंटरजेक्शन। अब फ्रेंड्स तो माई ऑप्शन क्या है, सॉरी माई वर्ड यहाँ पे क्या है इस सेंटेंस में, तो हमें ऑप्शन है पजेसिव एडजेक्टिव है
या पॉजिटिव प्रोनाउन है या नाउन है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका वो क्या होगा, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं पहले। इट जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज क्या है स्टैटिक वर्ब है, माई क्या है इसके बारे में बात करते हैं, हाउस क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन है। तो फ्रेंड्स जो नाउन से पहले वर्ड आएगा, ऐसे ही अगर हम इसको देखें तो नाउन से पहले कौन सा वर्ड आएगा, क्योंकि नाउन और प्रोनाउन की जब बात की जाती है तो उनको क्वालिफाई और मॉडिफाई करने का काम करता है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव काम करता है, तो यहाँ पे जो माई वर्ड है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा घुमा के करें तो इसका करेक्ट आंसर तो हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा अलग स्टाइल में लिखते हैं, तो ये लिखेंगे दिस हाउस इज माइन। अब यहां पे पूछ लिया जाएगा अगर माइन क्या है, तो माइन जो होगा यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। माइन की बात करें तो दोनों का अर्थ एक ही है। और इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो माई वर्ड है वो हो जाएगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि इस MCQ सीरीज का लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। हु रोड द सेलेस्टियल ओमनिबस। सेलेस्टियल ओमनिबस किसने लिखा। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इसमें गाल्सवर्थी है, E.M. फॉस्टर हैं, वॉल्टर स्कॉट हैं और विलियम कॉन्ग्रीव हैं। तो गाल्सवर्थी यहाँ पे जो हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो E.M. फॉस्टर ने लिखा है सेलेस्टियल ओमनिबस। अब सेलेस्टियल ओमनिबस का जॉनर क्या है फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करें तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है, शॉर्ट स्टोरी, सेलेस्टियल ओमनिबस। अब ओमनिबस यहाँ पे हमें एक टर्म दिया है जो कि लिटरेचर की भाषा में बोले तो ओमनिबस क्या होता है, दो चीज़ें होती है, एक एंथोलॉजी और दूसरा ओमनिबस। एंथोलॉजी क्या होती है, जैसे कलेक्शन होता है वो जो वर्क्स का, डिफरेंट ऑथर्स का कलेक्शन कहलाएगा। कलेक्शन तो होगा वर्क्स का, लेकिन डिफरेंट अलग अलग ऑथर्स का कलेक्शन होगा, उनकी क्रिएशन का, वो कहलाएगा एंथोलॉजी। ओमनिबस कहा जाता है जो कि सेम ऑथर्स जो होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है, उनके वर्क्स का जो कलेक्शन होता है सेम ऑथर का, एक ही कहने का मतलब एक ही ऑथर के जो वर्क्स का कलेक्शन है वो ओमनिबस कहलाता है। अब बात करें फ्रेंड्स यहाँ पे जो गाल्सवर्थी हैं, तो गाल्सवर्थी ने जो ट्रेजेडीज लिखी थी उन्हें किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए। जो गाल्सवर्थी हैं इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी थी तो उनको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया हमने। अब बात करें E.M. फॉस्टर ने लिखा है और रूम विद अ व्यू करके, आपको पता होगा, और वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड करके इन्होंने लिखा है। इसके अलावा वॉल्टर स्कॉट की बात करें जो कि हिस्टोरिकल नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, वेवरली नॉवेल्स के लिए, और विलियम कॉन्ग्रीव जो कि दी वे ऑफ द वर्ल्ड आपको पता होगा, और जो कि कब आया था 1700 में। तो 1700 की बात करें तो 1660 से 1700 का जो पीरियड है वो रेस्टोरेशन के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने में किसी भी प्रकार की कंजूसी ना करें। धन्यवाद।